नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि सिटीजन्स वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है और इसको आपको सब तक पहुंचाना है। तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप अपने करीबी लोगों को भेज सकें। और इसमें हम आपसे किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते, बस आप हमें पैट्रोनाइज करते रहिए और हम आप तक खबरें पहुंचाते रहें। आज एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, वो है क्रूड ऑयल को लेकर। और क्रूड ऑयल को लेकर क्रूड पॉलिटिक्स भारत में शुरू हो गई है। इस पर भी चर्चा करेंगे। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन क्या है और क्या जरूरत पड़ी दो दो फाउंडेशन बनाने की, उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत ने 21 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार को कहा कि वो वॉशिंगटन के जस्टिफिकेशन की स्टीप टैरिफ्स 25% रशियन ऑयल इंपोर्ट करने पे लगाए गए, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत बड़ा शॉक्ड है। वो ये कह रहा है कि आप ही ने कहा था कि रशिया पे हमने सैंक्शंस लगाए हैं, आप कच्चा तेल वहां से खरीद कर उसको प्रोसेस कर कर यूरोप में बेच सकते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अब क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस बात को लेकर खफा है। 25% टैरिफ उन्होंने पहले भारत पे लगा दिया और 27 तारीख को 25% टैरिफ और लग जाएगा। चाइना की पब्लिकली या वांग यी की मीटिंग के बाद चाइना ने कहा कि वो भारत को बैक करेगा। एम्बेसडर फू वियोंगहोंग ने ये भी कहा है कि साइलेंस और कॉम्प्रोमाइज ओनली एम्बॉडल्स द बुली, यानी कि वो कहते हैं कि हम ट्रंप को एम्बोल्डन नहीं होने देंगे, भारत का साथ देंगे। और डिक्लेयर किया कि बेजिंग फर्मली स्टैंड्स विद इंडिया अगेंस्ट द यूएस मेजर्स, यानी कि बेजिंग यानी कि चाइना भारत के साथ खड़ा है उसकी मुसीबत में, और रशिया से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उस पर उसको कोई आपत्ति नहीं है और इनफैक्ट वो उसकी चाइना हेल्प भी करेगा। मैं आपको बता दूं कि रशियन ऑयल, जो क्रूड ऑयल हमारा 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया रशियन क्रूड पे और उसको $50 पे कैप कर दिया। उस समय आपके सऊदी अरब में और जो स्वीट क्रूड आता है इराक से, वो करीब 70 से $74 बैरल पे चल रहा था। रशिया से $50 कैप पे हमको तेल मिलना शुरू हुआ, जो बाद में $60 पे भी चला गया। उस वजह से हमारी जो 1% परचेजिंग रशियन ऑयल की होती थी वो बढ़कर 35 से 40% पहुंच गई और रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बन गया। आंकड़ों में देखें तो रूस से 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन, इराक से 9, सऊदी अरेबिया से 7 और अमेरिका से 2.71। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत की पेट्रोलियम का मुनाफा एक साल में 1326% बढ़ा, जिसमें इंडियन ऑयल को 2023-24 में 39,619 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा, जिसका मुनाफा 2022-23 में 8,242 करोड़ था, यानी कि 1326% का इजाफा। भारत पेट्रोलियम को 26,674 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ 2023-24 में, और जो मुनाफा 22-23 में 1,870 करोड़ रुपए था, 1326% का मुनाफा। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 14,694 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जो कि 8,974 करोड़ रुपए माइनस 2022-23 से। आंकड़े रूस से तेल खरीद बढ़ने के अगले साल के हैं, सोर्स बीएसई है। इसमें कुल मिलाकर 86,000 करोड़ का फायदा भारत की स्टेट ऑयल कंपनीज को हुआ। अब टैरिफ जो अनाउंस हुए हैं वो इस महीने के आखिर में लग जाएंगे और 50% टैरिफ से हमारे जितना भी उत्पादन है, चाहे वो कपड़ा क्षेत्र में हो, वोवन फैब्रिक्स हो, श्रिम्प एक्सपोर्ट आंध्र प्रदेश से हो, जिसपे 5% से 12% टैरिफ लगता था, वो 50% बढ़ के 62% हो जाएगा। ये रिसेंट इंटरवेंशंस जो व्हाइट हाउस की ट्रेड एडवाइजर पीट नवारो का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में भी कहा है और एक साक्षात्कार में भी उन्होंने कहा है, और यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में सीएनबीसी को ये कहा है। पीटर नावरो को मैं कोट करता हूं, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इंडिया हैज बीन एक्टिंग एज अ लॉन्डरमॉट फॉर द क्रेमलिन, मतलब कि क्रेमलिन को वो सपोर्ट कर रही है, वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट कर रही है। और जो $16 बिलियन का उन्होंने शुरुआती दौर में इंपोर्ट किया और उसके बाद वो इंपोर्ट बढ़ के $60 बिलियन तक चला गया, वो 60 बिलियन का कारोबार रशिया को वॉर में खर्चा करने के काम आता है। और क्योंकि अमेरिका ने और यूरोप ने रशियन ऑयल को डायरेक्ट इंपोर्ट करने, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में सैंक्शन लगा दिए थे, तो भारत की कंपनियों ने उस तेल को पावर डीजल बनाकर उसी यूरोपियन मार्केट्स में
बेचने का काम किया, जिससे उनको अभूतपूर्व फायदा हुआ। अब उनका ये भी इल्जाम है कि भारत जो है वो शी जिनपिंग के गोदी में जाके बैठ गया है, और यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स अब किसी भी हालत में 50% के 27 अगस्त से लग जाएंगे, और 6 दिन का समय रह गया है। और वो ये कह रहे हैं कि इम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी टैरिफ जो है वो लगभग लगना तय है, और भारत नहीं चाह रहा कि वो इसको किसी तरीके से अवॉइड कर सके। उनका कहने का मतलब है कि रशिया से तेल अभी भी आ रहा है, अगर ये तेल की खपत या तेल का इंपोर्ट नहीं रुकेगा, तब तक हमारे सैंक्शंस जो हैं वो 27 तारीख को लागू हो जाएंगे, ऐसा पीटर नावरो का कहना है। उसके पहले मॉस्को में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर आज गए हुए थे। उन्होंने अमेरिकी मूव से, जिसमें पीटर नावरो ने भी ये बोला और उसके बाद स्कॉट बेसेंट ने भी बोला, तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका किस बात पे खफा है हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका की परमिशन से के बाद ही हमने रशिया से तेल लेना शुरू किया था। हम बड़े परप्लेक्स्ड हैं, हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं समझ में आ रहा। जयशंकर साहब ने कहा कि वो क्या दे रहे हैं। चाइना है सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, ना कि इंडिया। इसलिए चाइना को तो आपने 90 दिन का टाइम दे दिया, भारत को आप सिर्फ अब 6 दिन का टाइम बचा है। और यूरोप सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशियन एलएनजी का। एलएनजी गैस जो है गैसप्रोम बैंक से नॉर्डिक कंट्रीज में, यूरोप में जाती है, और वहीं से उस गैस की खपत से ही उनके हीटिंग, उनकी इलेक्ट्रिसिटी और उनके तमाम जरूरत का सामान चलता है। तो जब यूरोप ने गैसप्रोम बैंक से अपनी एलएनजी रिक्वायरमेंट को कम नहीं किया, तो भारत पे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक विकासशील देश है, विकसित देश बनना चाहता है 2047 तक, तो क्या कमी है जिसकी वजह से उनको वो करने नहीं दे रहे हैं। स्कॉट बेसिन का कहना है, वी वर टोल्ड दैट बाइंग चीप रशियन ऑयल वाज अ मास्टर स्ट्रोक फॉर इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, बट अ स्टनिंग क्लेम हैज कम फ्रॉम यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट। उन्होंने कहा कि इंडिया नेवर सॉ चीपर फ्यूल while a few rich family allegedly profited 16 billion by reselling it. स्कॉट बेसेन का कहना है कि इस तेल का फायदा भारत के वोटरों को नहीं हुआ, भारत के लोगों को नहीं हुआ, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई कमी नहीं आई। कहा जाता है कि मार्केट तय करेंगी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, बट हमारे यहाँ प्राइसेस रेगुलेटेड है, सरकार डिसाइड करती है, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है, एक इलेक्शन इशू है। तो स्कॉट बेसेन का ये कहना है कि ये जो तेल इंपोर्ट हुआ $60 बिलियन का, उसमें कुल मिलाकर उसको रिफाइन करके जब यूरोपियन मार्केट्स में और मार्केट्स में, चाइना की मार्केट में बेचा गया, तो भारत के मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जामनगर रिफाइनरी की, उन्होंने $16 बिलियन का फायदा उससे उठाया, जिससे लोगों को फायदा नहीं मिला। तो हमारा जो सीधा सीधा जो निशाना है वो मुकेश अंबानी पर और स्टेट कंपनीज पर है, जिन्होंने 86,000 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि मुकेश अंबानी की कंपनी ने आधिकारिक तौर पे ये बयान दिया है कि जो भी हमने तेल बेचा है उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें चाइना से हमारा $100 बिलियन का इंपोर्ट है, जिसमें यूएस से हमारा $46 बिलियन का अभी तक ट्रेड सरप्लस था, पर क्योंकि अब टैरिफ लग गए हैं 50% के, तो ये $86 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस है, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज में काम आता है, वो अब हमें कहाँ मिलेगा। तो इसलिए जयशंकर साहब रशिया गए हैं। रशिया में उन्होंने यूरो एशियन नेशंस जो हैं उनके साथ, क्योंकि वो $6.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उनसे बात करने गए हैं कि हमें जो नुकसान अमेरिका में अब टैरिफ लग के 50% का टैरिफ लग के हमें जो नुकसान होगा, हमारा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है, हमारा नेटवेयर का एक्सपोर्ट है, हमारे श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट है और बहुत सारी चीजें, तो वो जेम्स एंड ज्वेलरी भी है उसमें। तो वो अब रशिया के यूरो एशियन नेशंस के साथ अगर एफटीए हो जाता है, जिसका आगाज आज जयशंकर साहब ने किया कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नियरिंग फाइनल करने वाले हैं और अनाउंस करने वाले हैं, उससे जो नुकसान अमेरिकन मार्केट्स का भारत को उठाना पड़ा, वो यूरो एशियन मार्केट से रशिया के थ्रू हो जाएगा। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज के मामले में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 6,40,480 यूएसडी मिलियन डॉलर था 2021 में। वो बढ़ के पहले 1998 में 6,35,720 मिलियन डॉलर था, जो बढ़ के 6,40,480 मिलियन डॉलर हो गया। इंडिया का एवरेज फॉरेन एक्सचेंज जो है वो 2,99,769 यूएसडी मिलियन 98 से अंटिल 2025 रहा है, जिसमें 7,04,890 यूएसडी मिलियन सितंबर 2024 में रिकॉर्ड किया गया, जो हाईएस्ट था, और रिकॉर्ड लो जो था 29,048 यूएसडी मिलियन था सितंबर 98 में। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। उसके बाद मैं आपको एक और आंकड़ा दे दूं, एक्सटर्नल डेट जो इंडिया की है वो 7,11,800 यूएसडी मिलियन की थर्ड क्वार्टर 2024 में थी। उससे पहले 6,82,300 यूएसडी मिलियन डॉलर
एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर 2024 एक्सटर्नल डेट जो इंडिया की है वो एवरेज 3,48,500 यूएसडी मिलियन है। 99 से 2024 का आंकड़ा है ये, और उसमें थर्ड क्वार्टर 2024 में हमारी जो डेट है वो करीब सबसे ज्यादा थी 7,11,800, और उसके बाद सबसे कम जो थी वो थी 96,392 यूएसडी मिलियन इन द क्वार्टर ऑफ ईयर 2000। तो ये आंकड़ा जो है मैं आपको देना चाहता था कि किस तरीके से एक्सटर्नल डेट हमारी हमारी जो परचेजिंग है, हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा है, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट है। उस ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था, ज्यादा निर्यात था, कम आयात था। इसलिए अब भारत को उन वैश्विक बाजारों में, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूरो एशियन कंट्रीज हो, या फर्ज करें कि चाइना हो, चाइना भी प्रोडक्शन के कुछ फिक्स वैल्यू एडिशन गुड्स हमारे भारत से ले सकता है। और एशियन कंट्रीज जिनसे हमारा कनेक्शन टूट गया था, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, फिलीपींस, जिनके साथ हम अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। अगर ये बिल लागू हो जाता है, इसमें नए टैक्सेस जो हैं वो लग जाएंगे, और उससे काफी नुकसान भारत को हो सकता है अगर 50% टैरिफ लग जाता है। अब आपको याद होगा पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ऑयल फील्ड बिल 2024 था। जितना भी पेट्रोल डीजल की सेल में विंडफॉल था, उसको सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव एक कॉर्पोरेट टैक्स लगाया था, जिसको दिसंबर 2024 में उन्होंने खत्म कर दिया था। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा था कि टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इस बिल के बाद न्यू टैक्सेस सच एज विंडफॉल टैक्स काफी टाइम तक चलते रहे। ग्लोबल जायंट्स जो हैं, एक्सन मोबिल, इक्विनोर, पेट्रोब्रास ने उस समय ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए भारत की जो डीप वाटर बेसिन हैं उसके लिए अपना प्रपोजल दिया था। एक नरेटिव था रिफॉर्म्स का, इन्वेस्टमेंट का और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी का। ये स्टोरी बेची गई कि हम भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में कार्यरत हैं, और बहुत जोर शोर से इस पर काम चल रहा है। हालांकि इस पर इंटरनेशनल मीडिया का भी काफी नजर थी, और ये कहा गया कि जो रिफाइनरीज हैं, कुल मिलाकर $10.5 बिलियन का फायदा डिस्काउंटेड रशियन ऑयल का हुआ। ऐसा डेटा इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में बताया गया है। ये इंडिया ऑफिशियल ट्रेड डेटा है। जो इंडियन रिफाइनरीज लाइकली सेव्ड एटलीस्ट 10.5 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज बिटवीन अप्रैल 2022 and May 24 by ramping up purchase of discounted Russian crude oil following the outbreak of the war in Ukraine। यानी कि 2022 से लेके 2024 तक मई के $10.5 बिलियन का फायदा भारत की स्टेट ऑयल कंपनीज और मुकेश अंबानी साहब की नायरा एनर्जी को हुआ। हालांकि नायरा एनर्जी और रोजनेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर मैं पहले प्रोग्राम कर चुका हूं। आप टाइमलाइन में देख सकते हैं, 15 अगस्त से पहले का एक कार्यक्रम है जिसमें रोजनेट और नायरा एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में गिरी जोशी जी के साथ हमारा प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी है। अब पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप पे लोगों को तो 95 रुपए का पेट्रोल एवरेज और 88 रुपए डीजल तो मिल ही रहा है। कोई प्राइस में चेंजेस नहीं आए हैं। तो जितना भी डिस्काउंटेड प्राइस ये रशिया से आया, उसका फायदा जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, या तो वो प्राइवेट कंपनीज को हुआ या वो स्टेट रिफाइनरीज को हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये स्टेट ऑयल कंपनीज जो हैं, जिनका मुनाफा 3,400 करोड़ रुपए था, वो बढ़ के 86,000 करोड़ रुपए हो गया, और बीपीसीएल और इंडियन ऑयल का 1386% मुनाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसमें प्राइवेट रिफाइनरीज में रिलायंस है, नायरा एनर्जी है जिसमें रोजनेट का 49% इन्वेस्टमेंट है। नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर के एसईजेड में अपने तेल को इंपोर्ट करते हैं। अपनी ही कंपनी रोजनेट से, रोजनेट की 49% हिस्सेदारी है, और वो सिर्फ उस ऑयल को प्रोसेस करते हैं और ऑयल प्रोसेस करके यूरोपियन मार्केट और बाजारों में बेचते हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी अभी उस पर फिलहाल बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल शिप्स डॉक हो चुके थे, वहां से चल चुके थे, वो रास्ते से वापस आकर मलेशिया से के थ्रू चाइना चले गए। तो इसका मतलब है कि जो तेल यूरोपियन यूनियन के था, जिसको यूरोपियन यूनियन लेने से मना कर दिया, वो वाया मलेशिया चाइना की ओर अग्रसर हैं। इसका मतलब है कि चाइना वो सारा तेल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, खरीदने के लिए तैयार है। सेंटर और स्टेट का टोटल मिलाकर 4.7 लाख करोड़ रुपीस का फ्यूल टैक्स एनुअली कलेक्ट होता है। हाई बेस प्राइस का मतलब है कि हाई टैक्स रेवेन्यू और पावरफुल अनस्पोकन इंसेंटिव फॉर एवरीवन इन पावर टू कट प्राइसेस एट द पंप। सीएजी की मैंने एक रिपोर्ट पे पहले भी प्रोग्राम किया, उसमें आपको बताया था किस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ सेस का 4% कुल मिलाकर 4,20,000 करोड़ बैठता है, जिसमें सिर्फ 344 करोड़ रुपए एक्चुअल स्पेंड हुआ है। बाकी पैसा फाइनेंस अकाउंट्स ने किस किस खर्चे के लिए दिया, इसका ब्यौरा अभी तक सीएजी को प्राप्त नहीं हुआ है। ट्रम्प की स्पेसिफिक फ्रेमिंग जो है वो पॉलिटिकल इफेक्ट,
इस वजह से भारत की सत्ता में एक खलबली सी मच गई है और ऐसा माना जा रहा है कि जिनको ट्रंप साहब को मोदी साहब अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे, अपना दोस्त कहते थे, आज वही दोस्त उनको दगा दे गया और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी थोड़े गुमसुम नजर आ रहे हैं। ये बेनिफिट जो उन्होंने रशियन ऑयल का उठाया, कहा जाता है कि ये अमेरिका की सहमति से था और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री मोदी से नाराज लग रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 50% टैरिफ लगाया। हथकड़ियों में भारतीयों को C-17 प्लेन्स पे भारत भेजा और तमाम तरीके से भारत की बेइज्जती की। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता ही है, वो कहते हैं कि मैंने मेडिएशन कराई, अगर मैं मेडिएशन नहीं कराता तो ये लड़ाई और भी आगे जाती। अब प्रॉफिट और टैक्सेस की बात करें कि इस डील में 4,70,000 रुपए का प्रॉफिट और टैक्स हुआ, जिसका पैसा हेल्थ और एजुकेशन सेस का वहां नहीं गया, जो टैक्स का पैसा कलेक्ट हुआ और जो हमारी स्टेट ऑयल कंपनीज का 86,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस खर्चे का भी क्या किया? वो पैसा कहाँ लगा? रीइन्वेस्ट हुआ या वो पैसा जो है सरकारी खाते में गया या सरकार ने उसको किस अकाउंट पे स्पेंड किया? इस पर भी अभी चीजें खुलना बाकी हैं। जैसे भी हो, अब जीएसटी रिफॉर्म्स पे भारत की सरकार सडनली सक्रिय हो गई है। 28% और 18% का जीएसटी। अब कह रहे हैं कि 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% 18% रहेगा, 12% और 28% के स्लैब को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज का अगर आप टैरिफ कम कर रहे हैं पर जीएसटी अगर जो का त्यों है और वो लग्जरी गुड्स में आता है, तो सामान कैसे बिकेगा? डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में हाई जीएसटी की वजह से लो टैरिफ के बावजूद अमेरिका का सामान नहीं बिका। मोदी कार्यकाल में 2014 से 2024 टैरिफ, जो कि मनमोहन सिंह के टर्म में 12 से 13% थे, वो बढ़ के 16 से 17% एवरेज हो गए और जीएसटी के लगने के बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग बिल्कुल कम हो गई। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि इंडिया की जो ऑयल विंडफॉल हुई, क्या एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी? वो पैसा कहाँ गया? आरबीआई ये कहता है कि ह्यूज लिक्विडिटी मेजर्स to ease the financial system. Meanwhile, crude oil prices have hit their lowest in 4 years. 4 साल के निचले स्तर पर क्रूड ऑयल हैं। भारत ने $10.5 बिलियन की सेविंग्स की डिस्काउंटेड रशियन ऑयल के साथ। और रशिया इंडिया ऑयल बूम की कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। 2022 से पहले रशिया एक मार्जिनल प्लेयर था। यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न बायर्स ने रशिया का क्रूड ऑयल कट कर दिया। इंडियन रिफाइनरीज ने उस अपॉर्चुनिटी को हाथों लिया और रशिया ऑयल इंपोर्ट भारत का बढ़ गया, 35 से 40% हो गया। रशिया इस समय भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, सरपासिंग इराक एंड सऊदी अरेबिया। ईरान पे सैंक्शंस लगने के बाद ईरान का तेल भारत के लिए नील हो गया। चाइना हालांकि अभी भी ईरान से तेल लेता है। 10.5 बिलियन की सेविंग्स हुई। मेजर बेनिफिशियरी आईओसी, रिफाइनरी, रिलायंस, बीपीसीएल, एचपीसीएल, नायरा एनर्जी, मैंगलोर रिफाइनरी रहे। और रशिया शेयर इंडियन ऑयल इंपोर्ट का 36% फाइनेंशियल ईयर 24 में और 232.31 मिलियन टन यानी कि 1.7 बिलियन बैरल्स तेल जो इंपोर्ट 2024 में हुआ। 2023 की बात करें तो 21.5% परचेज ओनली इन अर्ली 2022 शुरू हुई थी। रशिया ने डिस्प्लेस किया इराक और सऊदी अरेबिया को। इंडिया का टोटल इंपोर्ट 4.83 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ ऑयल इन 2024, ये इसका आंकड़ा है। अगर मैं नायरा एनर्जी की बात करूं तो टॉप बायर्स ऑफ आरआईएल रिफाइनरी फ्यूल इन H1 यानी कि 2025 बीपी, एक्सन ऑयल, वाइटल, ट्रिफिगोरा और आर्मोको, ये कंपनीज हैं। अगर उनके 1000 टन्स की बात करें तो 1000 बैरल में डीजल 1650, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 9810, गैसोलीन 530 और 6140। तो ये कुल मिलाकर 2,970 बैरल नायरा एनर्जी ने प्रोसेस करके बेचा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 21,670 बिलियन डॉलर बेचा। तो ये टोटल फिगर्स हैं और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से भारत की जो बाजार है, वैश्विक बाजारों में जो तेल सस्ता आया, उसका फायदा स्टेट ऑयल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज को हुआ। रिलायंस ने बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज उसमें कमा के दिया। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भारत की फॉरेन जो हमारी खरीदारी होती है, जो हमारा आयात है वो हमारे निर्यात से ज्यादा है, उसमें वो कारगर साबित होता है। तो ये मान लेना कि ये सारा पैसा मुकेश अंबानी की जेब में चला गया, ये गलत होगा। अगर मुकेश अंबानी उस तेल को प्रोसेस करके वैश्विक बाजारों में नहीं बेचते तो भारत इतने डॉलर्स अर्न करने में सक्षम नहीं होता। राइजिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज भारत की ज्यादा है, क्योंकि भारत जो है वो बिलियंस सेव करना चाहता है। एक्सटर्नल कैपिटल लायबिलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं, फॉरेन बोरोइंग्स बढ़ती जा रही हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा हाल ही के वर्षों में 10 साल 11.5 साल में आपने देखा किस तरीके से बढ़ गया है। कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा है
और ऑयल विंडफॉल की वजह से हम उसको क्लियर कर पाए हैं। दूसरा सब्जेक्ट जिस पर मैं बात करूंगा वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। एक ज्वाइंट कॉर्पो गवर्नमेंटल थिंक टैंक है, जिसको अब कहा जा रहा है कि ये मुकेश अंबानी साहब का था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का था, और कुछ साल पहले यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के बेटे यूएस में रहते हैं ध्रुव जयशंकर उसमें शामिल हुए। और उसके बाद से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो रायसीना डायलॉग होता था 2016 से, किस तरीके से भारत विकसित भारत बनेगा, किस तरीके से विश्व गुरु बनेगा, उसमें तमाम तरीके से 2016 से लेकर 2025 तक कार्रवाई हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि नाराज हो गए हैं, इसलिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने चाइना और रशिया को आगे रखकर उनकी भारत की विदेश नीति में साउथ ब्लॉक में उनके लिए नेटवर्किंग की, या उनको उनको जो है उनके लिए लॉबिंग की। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, जो लोग उसके विरुद्ध खड़े हैं। और अब अदानी साहब ने एक चिंतन फाउंडेशन बनाया है, जैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वैसे चिंतन रिजर्व फाउंडेशन बनाया। उसकी एक मीटिंग एससीओ में अभी प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं। उससे पहले एससीओ समिट के वो लेकर एक मीटिंग उसकी कल परसों हाल ही में हुई थी। और 31 दिसंबर 2020 में कैरावैन मैगजीन ने रिपोर्ट किया था कि जयशंकर साहब मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मई 2019 में अपॉइंट हुए थे। ध्रुव ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सितंबर में उसी साल 2019 में ज्वाइन की थी एज अ डायरेक्टर ऑफ न्यू यूएस इनिशिएटिव विद द बेस इन वाशिंगटन डीसी इन जनवरी 2020। तो उनकी अपॉइंटमेंट और ध्रुव शंकर का ओआरएफ में जाना लगभग एक ही समय में हुआ था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बुधवार को यानी कि 20 अगस्त को उन्होंने कहा कि रशिया इंडिया की बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट को हेल्प करता रहा। अगर रशिया से हमें चीप तेल नहीं मिलता तो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता था, और मॉस्को के चीप ऑयल प्लेज करने से ही हम अपने आप को बचा पाए। अब यूएस की जो टैरिफ थ्रेट्स हैं वो ट्राइलैटरल जो हमारा ट्रेड है इंडिया का रशिया और चाइना के साथ, उसको वो थ्रेटन कर सकती हैं। जयशंकर साहब मॉस्को में हैं, को-चेयर कर रहे हैं 26 सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फाउंडेशन कॉर्पोरेशन। और बायलैटरल ट्रेड वो कहते हैं कि 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है 4 साल में। 13 बिलियन जो 2021 में था, मैंने आपको बताया कि सिर्फ 1% तेल रशिया से आता था और सामान आता था, अब वो 68 बिलियन हो गया है 2024-25 में। पर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट अब रशिया के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि रशिया को भारत बहुत कम सामान बेचता है। तो अगर 13 बिलियन का आयात हमारा रशिया से हो रहा था 2021 में, जो बढ़ के 68 बिलियन हो गया, इसका मतलब ये जो 45 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ था, वो अब रशिया के साथ उतना ही हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया है। तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। भारत का ट्रेड रशिया के साथ एक यूक्रेन वॉर से काफी मॉडेस्ट रहा है। ट्रेडिशनल रशिया क्रूड सप्लायर रहा है। वेस्ट एशिया का एक्सपोर्ट यूरोप की तरफ रहा है क्रूड ऑयल का प्रोसेस होके। और इंडिया रिस्पॉन्डेड बाय शार्पली इंक्रीजिंग इट्स परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, आउटलाइनिंग द एजेंडा ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। जयशंकर हैज लिस्टेड द नीड to remove tariff and non-tariff barrier for Euro-Asian countries, Eurasian countries, easy logistic bottlenecks, expand connectivity projects such as International North-South Transport Corridor and Chennai-Vladivostok Corridor, and ensure smooth payment mechanism. अब ओआरएफ और सीआरएफ यानी कि गौतम अदानी साहब की चिंतन रिसर्च फाउंडेशन और मुकेश अंबानी साहब की ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पे युद्ध छिड़ गया है। सीआरएफ ने शाम इवेंट होस्ट किया जिसमें चाइनीज एम्बेसडर ने ब्रेजनली कहा, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म एंड नॉट वन सोल काउंटर्ड इट। ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव हमले में हमारे जो सिविलियंस थे, जो निर्दोष लोग थे जिनको मारा गया, उससे बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। अगर सीआरएफ में पाकिस्तान चाइना के एम्बेसडर, माफ कीजिएगा, ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें गो बैक टू पाकिस्तान या एंटी नेशनल की कोई बात नहीं हुई। तो ये होना चाहिए था। इंडियन फॉरेन पॉलिसी अब एक ग्लोबल लाफिंग स्टॉक बन गया है। बेजिंग का नैरेटिव जो है वो हमारे बॉर्डर्स पे किस तरीके से आगे आता है। बेजिंग भारत की हेल्प करने को तैयार है, भारत किस तरीके से उनकी मदद लेगा, मोदी साहब का मास्टर प्लान क्या है, अंबानी अदानी साहब आमने सामने क्यों खड़े हो गए हैं, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी और बहुत सारी चीजों पर अदानी साहब को मोदी साहब का सपोर्ट प्राप्त है, और मुकेश अंबानी अपनी गेम खुद खेल रहे हैं। अभी आगे चल के देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वॉर क्या रंग दिखाएगी
प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी बचेगी या खतरे में पड़ेगी, इस पर हम लोग नजर बना के रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना भिजवाने का पूरा प्रयास करते हैं, भेज देने का पूरा प्रयास करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स लिखकर हमारा प्रोत्साहन कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस जनता की आवाज को। सिटीजन्स वॉइस शो ऑफिशियल हैंडल का नाम है एजे सिंह ऑफिशियल। मेरा नाम आत्मजीत सिंह, आपका होस्ट। अब विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।